हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एडिटोरियल में हम डिस्कस करने वाले हैं हाल ही में 2+2 मीटिंग हुई। किस किस के बिटवीन मीटिंग हुई? ये अमेरिका और भारत के बिटवीन 2+2 डायलॉग मीटिंग हुई, जो कि हर साल मीटिंग होती है और ये एक 2016 से ये चीज़ बनी हुई है, ट्रंप के समय से। उसी मीटिंग में नो डाउट बगैर किसी शक के कई मुद्दों को डिस्कस किया गया है, जिसमें यूक्रेन का और रसिया का मुद्दा भी प्रमुख था। साथ ही साथ जिन क्षेत्रों में हम एक दूसरे के साथ मिलकर अच्छा काम कर सकते हैं, उन मुद्दों के बारे में भी डिस्कस किया गया। उन्हीं के बारे में हम इस एडिटोरियल में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस एडिटोरियल को। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहां पर मैं इस एडिटोरियल की PDF शेयर कर देता हूं। और अगर आप अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर लेना चाहते हैं तो आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हो SHRINATH और 10। ये कूपन कोड यूज़ करके जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो आपको अवेल हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इन द शैडो ऑफ वॉर। शैडो ऑफ वॉर मतलब एक युद्ध की छाया के बीच में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड US प्रेसिडेंट जो बिडेन हैव हेल्ड वर्चुअल समिट मीटिंग बिफोर किकिंग ऑफ द इंडिया एंड US 2+2 मीटिंग डिस्कशन कवरिंग फॉरेन एंड डिफेंस पॉलिसी। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने बात की, एक समिट टाइप की मीटिंग की वर्चुअली, जिसमें कब की? ये जब 2+2 मीटिंग होने वाली थी हमारे रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री की, उससे जस्ट पहले एक प्रकार की समिट की और उसमें कई चीज़ों को डिस्कस किया गया। डिस्कसिंग कवरिंग फॉरेन एंड डिफेंस पॉलिसी, जो भी आपकी विदेश और जो रक्षा पॉलिसी है उनको डिस्कवर किया गया। फॉरेन और डिफेंस पॉलिसी से इनका मतलब है रसिया को प्रमुख रूप से अमेरिका क्या चाहता है कि इंडिया रसिया से क्या हो जाए, अलग हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्पोर्ट अभी रसिया से कर रहा है वो अमेरिका से करने लगे। लेकिन हमें सबको याद रखना पड़ेगा कि 1971 के वॉर में रसिया ने ही हमारा साथ दिया था। इवन सिंस हमारी आज़ादी से आज तक जो हमारा साथ देता आया है वो रसिया ही देता आया है। 1998 में जो हमने परमाणु परीक्षण किया था उसमें भी रसिया ने हमारा साथ दिया था। तब तक अमेरिका को हमारे कोई ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन जैसे ही प्रशांत पैसिफिक ओशन की बात आ गई, चाइना का उसे डर सताने लगा, तो इंडिया की महत्ता उसके हाथ बढ़ गई और वहाँ पर इसीलिए उसने जो इंडिया को महत्व देने के लिए उसने क्या किया कि पाकिस्तान को महत्व देना कम करना था। पाकिस्तान को महत्व देना कम कैसे कर सकता था? तो उसने क्या किया, सबसे पहले अफगानिस्तान से खुद को पुल आउट किया, जिससे क्या हुआ कि फिर उसके लिए पाकिस्तान नेग्लेजिबल हो गया और फिर उसने पाकिस्तान को छोड़ा, अफगानिस्तान को छोड़ा और फिर इंडिया के करीब आया चाइना को काउंटर करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी के तहत उसने किया। लेकिन हमें याद रखना होगा कि रसिया भी हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण पार्टनर है, जिसने आज तक हमारा साथ दिया। एक वीटो राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में एक वीटो राष्ट्र होने के नाते उसने कई बार हमारा साथ दिया। इन द बायलैटरल स्पेस, ऑन द अदर हैंड, दीज हाई लेवल डिस्कशन रिप्रेजेंट कंटिन्यूटी इन द अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री ऑफ India US cooperation across the deep spectrum of bilateral cooperative engagement. Yet on other day underscore importance of the world's largest and oldest democracy re-engaging in consultation at a time when the war in Ukraine has cast a cloud of uncertainty across the world stage. तो यहाँ पर साथ ही साथ इन दोनों ही राष्ट्रों ने एक डिस्कशन किया। किस चीज़ के बारे में डिस्कशन किया? कि हम दोनों मिलकर कई मसलों पर एंगेजमेंट कर सकते हैं और एक दूसरे का साथ दे सकते हैं और उन मुद्दों को हम एक विश्व के लिए एक अच्छे से सुलझा के विश्व को दे सकते हैं। साथ ही साथ किस चीज़ को अंडरस्कोर किया कि जो दोनों, एक ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी और दूसरी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दोनों की महत्ता तब और बढ़ जाती है जब आप देखते हो कि कोविड-19 के बाद और साथ ही साथ रसिया यूक्रेन के बाद का जो विश्व होगा, जिसमें क्लाउड ऑफ अनसर्टेनिटी मतलब एक अनिश्चित वर्ल्ड स्टेज होगी, उसमें इंडिया और USA दोनों मिलकर साथ काम करेंगे। इस बात पर जोर दिया गया। ऑल्दो देयर आर मार्क्ड डिफरेंस बिटवीन देयर स्ट्रेटजिक पोजीशन सिंस रसियाज इन्वेजन, फिर भी यद्यपि यहाँ पर यह देखा गया है कि बहुत बड़े लेवल पर दोनों का डिफरेंस है रसिया के इन्वेजन को लेकर। जहाँ इंडिया रसिया की किसी भी प्रकार से निंदा नहीं कर रहा है, वहीं अमेरिका पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि इंडिया एक बार रसिया की क्या कर दे, निंदा कर दे। द समिट मीटिंग सर्व एज एन अपॉर्चुनिटी टू एम्फेसाइज एरिया वेयर दे शेयर्ड अ सिमिलर वे, और साथ ही साथ
मीटिंग ने कहीं ना कहीं उसका एक हल निकला या मदद की मीटिंग ने, और उन अपॉर्चुनिटी पर जोर दिया जिन पर अमेरिका और इंडिया दोनों मिलकर काम कर सकते थे, जैसे कि एम्बेसडर्स एरिया वेयर दे शेयर्ड अ सिमिलर व्यू। तो यहाँ पर जिन जिन चीज़ों पर जो सिमिलर व्यू थे उनको शेयर किया, जैसे कि मोस्ट नोटेबली इन देयर कंडेमनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट सिविलियन इन यूक्रेन सिटीज़। तो यहाँ पर निंदा की दोनों ने, जो भी सिविलियन की यूक्रेन में हत्या हुई है, यूक्रेन की में जो सिविलियन के साथ हुआ, ये हाईलाइट क्यों हुआ पॉइंट, क्योंकि आपने हाल ही में सुना होगा कि बूचा नरसंहार, बूचा को एक शहर है यूक्रेन का जिसके लिए रसिया के मतलब कीव के पास का एक शहर है जिसे रसिया ने क्या किया था, उसको कंट्रोल में ले लिया था और लगभग 1 महीने तक कंट्रोल में ले रखा। फिर बाद में जैसे ही रसिया की सेना वापस गई, यूक्रेन की सेना वहाँ गई, तो वहाँ पर फिर उसे यूक्रेन की सेनाओं को मालूम हुआ कि वहाँ क्या क्या हुआ था, क्या सही है क्या गलत है, इसकी निष्पक्ष जांच होने के बाद ही चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। लेकिन आफ्टर ऑल एक अगर फाइनल पॉइंट में देखा जाए तो वहाँ पर लोग मारे गए और इसकी निंदा होनी चाहिए और हुई भी। हाउएवर देयर वाज अ लार्ज पॉलिसी एजेंडा टू कैच अप फॉलोइंग द इंटरवीनिंग विसिट्यूअर्स ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। और यहाँ पर पॉलिसी का जो एजेंडा मोस्ट ये था कि भाई जो उलटफेर हुआ है कोविड-19 पेंडेमिक के कारण, विसिट्यूअर्स मतलब होता है उलटफेर हो जाना, एकदम से बदलाव हो जाना, तो उन बदलाव के कारण जो इंक्लूडिंग ग्लोबल चैलेंज, जो हमारे लिए ग्लोबल ऑर्डर मिला है उसको हम कैसे कैच कर पाएँ, कैसे हम उसको सुलझा पाएँ और हम अपनी खुद को कैसे रिप्रेजेंट कर पाएँ इस अनसर्टेन वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर, इंक्लूडिंग द ग्लोबल चैलेंज रिलेटिंग टू पब्लिक हेल्थ। साथ ही साथ जो ग्लोबल चैलेंज निकल कर सामने आए कोविड-19 के कारण, जिसमें पब्लिक हेल्थ प्रमुख था, स्पेस टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, टेरिटोरियल मैरीटाइम एंड साइबर सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट क्राइसिस। तो ये तो सब के सब कभी भी किसी भी बैठक के एक प्रमुख मुद्दे होते ही हैं, तो वो उन सब चीज़ों पर गौर किया गया। बियॉन्ड दीज स्पेसिफिक सेक्टर वेयर इंडिया यूएस कोऑपरेशन has potential to improve the life of millions, one of the highest priority was ensure that there is no further erosion of the rule-based international order as it apply to the Indo-Pacific। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों से ऊपर उठकर दोनों ने इस बात पर भी जोर दिया कि अगर हमें पूरे के पूरे मिलियंस ऑफ पीपल्स का अगर भला करना है तो हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि किसी भी कीमत पर जो रूल बेस्ड ऑर्डर है, मतलब एक शांतिप्रिय व्यवस्था जो चली आ रही है, उसका कोई उल्लंघन ना करे, उसको कोई ब्रीच ना करे, जिससे कि इतने बड़ी मात्रा में जो मिलियंस ऑफ लोग जैसे यूक्रेन के जो हालात हैं वैसे हालत पैदा ना हो। और यही चीज़ इंडो पैसिफिक में भी हम चाहते हैं। इंडो पैसिफिक में चाहना मतलब इनडायरेक्टली चाइना के लिए मैसेज देना। येट वेदर द रिलेशंस टू द इंडो पैसिफिक और बायलैटरल डिफेंस एंड एनर्जी कोऑपरेशन, मिस्टर मोदी एंड मिस्टर बिडेन मस्ट हैव फाउंड इट हार्ड। अब यहाँ पर एक रिलेशन इंडो पैसिफिक की बात हो गई या बायलैटरल डिफेंस और एनर्जी कोऑपरेशन की बात हुई, तो मिस्टर मोदी मिस्टर बिडेन हैव फाउंड इट हार्ड। तो यहाँ पर उन्हें मतलब उन्होंने ये पाया कि ये बहुत कठिन है। इफ़ नॉट इम्पॉसिबल टू अवॉइड द सब्जेक्ट ऑफ रसिया। यहाँ पर कठिन क्यों है? क्योंकि इंडिया रसिया को नहीं छोड़ सकता और यूएसए प्रेशर बना रहा है इंडिया पर कि वो रसिया से अलग हो जाए किसी न किसी तरीके से, और कहीं ना कहीं चाइना भी के मन में भी यही बात है कि रसिया इंडिया से अलग हो जाए। उससे क्या होगा, रसिया पूर्णतः कंप्लीटली चाइना की गोद में जाके बैठ जाएगा और दो वीटो राष्ट्र, पावरफुल वीटो राष्ट्र एक हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है इंडिया के लिए पूरे के पूरे ग्लोबल अनसर्टेनिटी को लेकर, और यही कारण है कि इंडिया इस कारण भी रसिया के खिलाफ नहीं बोल रहा है। मॉस्को रिमेन न्यू दिल्लीज लार्जेस्ट सप्लायर फॉर डिफेंस इंपोर्ट एंड द यूनिलेटरल सैंक्शन इम्पोज्ड बाय द यूएस for trade with Russian entity could impact India's procurement plan unless there is unambiguous waiver granted for the same। तो यहाँ पर मॉस्को न्यू दिल्ली के लिए लार्जेस्ट सप्लायर रहा है डिफेंस सिस्टम का, ज़्यादा से ज़्यादा रसिया हथियार सप्लाई करता है, लेकिन यूएस ने जो रसिया यूक्रेन वॉर के कारण यूनिलेटरल मतलब एक तरफा जो सैंक्शन लगा दिए हैं रसियन कंपनीज़ के ऊपर या रसियन एंटिटीज़ के ऊपर, वो कहीं ना कहीं इंडिया के जो खरीद फरोख्त है या उसके जो प्लान थे उस पर इफ़ेक्ट करेंगे। अगर हो सकता है ये कोई अनलेस यहाँ पर यूएस ही इंडिया के लिए
वेवर दे देता है कि नहीं, इंडिया एक अपवाद है, इंडिया खरीद सकता है रसिया से जो चाहे। क्यों ये कहा इन्होंने राइटर ने? क्योंकि नाउ हेयर डज दिस अप्लाई मोर प्रोमिनेंटली देन इन केस ऑफ India's 5.5 billion purchase of S-400 anti-missile from the Russia, a move that fell under US countering America America's adversaries through Sanction Act कास्टा। तो यहाँ पर जैसा कि S-400 की खरीद फरोख्त में कास्टा एक एक्ट अमेरिका लाया, उसमें ये कहा गया कि अमेरिका के जो भी विरोधी हैं उन विरोधियों से अगर कोई राष्ट्र कुछ भी चीज़ परचेज करता है, डिफेंस मिलिट्री कुछ इक्विपमेंट उन्होंने उसमें हाईलाइट किए, तो उसमें क्या होगा, जिस राष्ट्र ने वो चीज़ परचेज की हो उस पर भी ये सैंक्शन लगा दिया जाएगा। लेकिन जब इंडिया ने S-400 मिसाइल रसिया से परचेज की तो उसमें इंडिया के लिए एक छूट मिली, एक अपवाद के तौर पर रहा। तो यहाँ पर इनका राइटर का कहना है कि हो सकता है इंडिया के लिए भी उन सैंक्शन से छूट मिल जाए जो कि अभी रसिया पर लगाए गए हैं। अब मूव फेल अंडर द US countering America through the sanction. Also the Modi government appeared prickly regarding its oil import. और यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट कटीले तारों पर एक प्रकार से चल रही है। कैसे चल रही है कटी तारों? यह कठिन निर्णय कैसे लिया उसने? ऑयल इम्पोर्ट को लेकर। क्योंकि जैसे ही ऑयल इम्पोर्ट पर सैंक्शन लगाया US ने, तो रसिया ने कहा इंडिया से कि भैया हम आपको 25% कम दामों पर बेच देंगे, और वो भी कब? जो पुराने रेट के 25% कम दामों पर, मतलब लगभग $35 प्रति बैरल हमें वो क्रूड ऑयल दे देगा। तो क्यों नहीं, इंडिया क्यों नहीं परचेस करेगा? लेकिन यहाँ पर US का मत ये है कि इंडिया को परचेस नहीं करना चाहिए। तो इसी संबंध में जब 2+2 मीटिंग अमेरिका में हो रही थी, तो हमारे विदेश मंत्री ने से एक रिपोर्टर ने पूछ लिया, क्या पूछ लिया कि भैया आप इम्पोर्ट क्यों बढ़ाते जा रहे हो रसिया से के साथ, जब, और अगर आप इंपोर्ट बढ़ा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उस वॉर को फंड कर रहे हो जो रसिया यूक्रेन के ऊपर कर रहा है। तो इनडायरेक्टली उनका ये कहना था कि इंडिया ही इस वॉर को फंड कर रहा है और यूक्रेनियन लोगों की जो हत्या है उसका जिम्मेदार बन रहा है। तो इसके जवाब में हमारे विदेश मंत्री ने क्या कहा? विद द एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर implying at a post-meeting press event that Washington attention in this regard ought to focus on European import of Russian energy first। तो यहाँ पर हमारे विदेश मंत्री का कहना था कि आपने और यूरोप ने मिलकर जो सैंक्शन लगाए हैं ना रसिया पर, आप ही लोग खुद पर ध्यान पहले दो, क्योंकि आप मुझसे ज़्यादा या इंडिया से ज़्यादा एक दिन में उतना क्रूड ऑयल रसिया के साथ इंपोर्ट कर लेते हो जितना इंडिया एक महीने में भी नहीं करता। तो ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट था जो कि बहुत ज़रूरी था यूरोपियन यूनियन की या यूरोपीय देशों की हिपोक्रेसी को सामने लाने के लिए। इम्पोर्ट रसिया एनर्जी विच ड्वार्फ इंडियाज़, तो यहाँ पर उसके आगे इन्होंने कहा कि इंडिया तो बहुत कम मात्रा में परचेज कर रहा है। आप हमसे क्यों प्रश्न पूछ रहे हो? इसका मतलब पूरा यूरोप या यूरोप के देश रसिया की जो वॉर है या रसिया का जो इन्वेजन है उसको फंड कर रहे हैं। तो चुप हो गया वो रिपोर्टर। फिर क्या है? As human right violation and apparent war crime mount in the Ukraine war, India which seek recognition as a printed voice and responsible power on global stage. So as a human right violation and apparent war crime mount in Ukraine war, India which seek recognition a principal voice। तो यहाँ पर यूक्रेन के वॉर को लेकर और वहाँ पर जो भी चीज़ें हुई, ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ, तो इंडिया सीख मतलब जरूर उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करेगा जो एक प्रिंसिपल वॉइस होगी, रिस्पॉन्सिबल पावर ऑन द ग्लोबल स्टेज, मे हैव टू ट्रीट अ फाइन लाइन रिगार्डिंग द स्ट्रेटजिक बैकिंग ऑफ रसिया। तो यहाँ पर बड़ी ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से इंडिया अपनी बात रख रहा है और एक रणनीतिक रूप से बैक कर रहा है किसको? रसिया को। ये क्यों कर रहा है इसका थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जितना योगदान रसिया का इन्वेजन करने पर है यूक्रेन पर, उतना ही योगदान यूएसए का है उस पूरे के पूरे क्षेत्र को अस्थिर करने में। ये यूएसए ही था जिसके कारण अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ही था जिसने इस वॉर को क्या किया है? शुरुआत करवाया है। नहीं तो अगर ये अपनी नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की जो सदस्यता अभियान को अगर रोक देता तो ऐसा पहले ही हो जाता और कोई किसी भी प्रकार का युद्ध ना होता, वर्ल्ड में शांति होती। लेकिन ये पूरा का पूरा कराया धराया किसका है? अमेरिका का है। हाउएवर द US पोजीशन ऑन इंडिया इज नो लेस डेलिकेट एज इट रिलाई ऑन क्लोज टाई एंड
strong record of bilateral cooperation with New Delhi to balance China's aspiration to be act as a regional hegemon। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यूएस की जो इंडिया को लेकर उसकी पोजीशन है वो बिल्कुल भी नहीं बदली है, भले ही इंडिया रसिया के साथ दे, चाइना दे, क्योंकि यूएसए को मालूम है कि उसने इंडिया का साथ देना क्यों चुना। उसे कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक में चाइना को बैलेंस करने के लिए इंडिया की बहुत ज़रूरत है, और ख़ुद के वहाँ पर हेजेमोन, खुद का नायकत्व स्थापित करने के लिए भी इंडिया की बहुत ज़रूरत है। तो इंडिया के प्रति वो कड़ा हो ही नहीं सकता वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि इंडिया को उसने बहुत ही उससे सिलेक्ट किया है, सोच समझ कर सिलेक्ट किया है। पाकिस्तान इस लेवल का था नहीं, खुद ही कर्ज में डूबा है। इंडिया ही एक एशिया में ऐसा राष्ट्र है जो चाइना के सामने आंख से आंख मिलाकर खड़ा हुआ है। तो ये चीज़ अमेरिका को समझ में आ रही है, तो वो अपने जो भी स्टैंड है इंडिया के प्रति वो समान रखेगा, भले ही चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये आज का एडिटोरियल था। आप आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि वर्ल्ड ऑर्डर कैसे अनसर्टेन हो रहा है, क्या क्या डिस्कशन हुआ इस समिट के अंदर, और उस डिस्कशन का आगे आने वाले समय में क्या क्या परिणाम होने वाला है या क्या प्रभाव होने वाला है। सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल।